नमस्ते 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 और नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मैथ के लेक्चर नंबर 1 के अंदर और समर्थ जेई 2026 बैच के अंदर और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल सारस एकेडमी के अंदर। मैं अभिनव शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो के अंदर और अपने मैथ के लेक्चर नंबर 1 में, जहाँ से हम अपने जेई 2026 के लिए मैथ की जर्नी को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए मैथ पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले सिर्फ मैं एक बार कहना चाहूँगा, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने मैथ की जर्नी की स्टार्टिंग पहले चैप्टर अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करने वाले हैं मैथ के। जी हाँ, मैथ का पहला चैप्टर जिससे हम अपने इस बैच की स्टार्टिंग करने वाले डेट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सर ये चैप्टर है क्या, उससे पहले मैं आपसे एक मुश्किल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो मैथ के अंदर आप बचपन में पढ़ा करते थे। ये बताइए 2 + 2 कितना होता है। सर इतना मुश्किल क्वेश्चन? जी इतना मुश्किल क्वेश्चन। समझो मैं कहानी बता रहा हूँ कि मेरे पास 2 टॉफ़ी थी, मेरे दोस्त ने मुझे 2 टॉफ़ी और दे दी, तो मेरे पास कुल कितनी टॉफ़ी हो गई? जी हाँ, बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल सही जवाब आया है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो। बिल्कुल 4 आंसर आया है, 2 + 2 = 4। इतना मुश्किल क्वेश्चन। लेकिन एक सेकेंड, अभी मेरे मन में एक बात आई थी कि मेरे पास 2 टॉफ़ी है, मुझे 2 टॉफ़ी और मिल गई है। तो ये मेरे मन में बात आई थी और इसी बात को मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स रूप में एक्सप्रेस कर दिया है। क्या मैथ के रूप में एक्सप्रेस कर दिया है, तो इसलिए इस टर्म को क्या कहा जाएगा? एक्सप्रेशन कहा जाएगा। अपने मन में आई हुई बातों को मैथ में लिख देना एक्सप्रेशन कहलाता है। मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया है। फिर इस एक्सप्रेशन को इक्वल के साइन द्वारा, यहाँ पे ये इक्वल का साइन है, इसकी कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पर डिजाइन पुट कर दी है। तो इस कंप्लीट चीज को इक्वेशन कहा जाता है। आपको कई डाउट हो सकता है, कई बार बच्चों को डाउट होता है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है। एक्सप्रेशन में क्या होता है, हम अपने मन में आई हुई बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं और इक्वेशन में एक इक्वल का साइन होता है। एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं होता है, इक्वेशन में होता है। यहाँ पर एक्सप्रेशन सिर्फ नॉर्मल ऐसे समझ सकते हो कि जो ये इक्वल के लेफ्ट साइड में जितना भी नंबर लिखा रहता है ये एक्सप्रेशन होता है और ये एक्सप्रेशन की ये वैल्यू है। समझ आ गया? बिल्कुल। तो यहाँ पर एक बार मैं एक और एक्सप्रेशन लिखता हूँ, 2 + 3 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें इक्वल का साइन नहीं है तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ये एक एक्सप्रेशन है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में आपको बीच में कोई साइन दिखाई देगा, प्लस का, माइनस का, प्लस का, माइनस का, आपको ऐसे साइन दिखाई देंगे, राइट? ऐड और सब्ट्रैक्ट की। तो इस साइन के अगल बगल आपको कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है टर्म। क्या कहा जाता है? इनको टर्म कहा जाता है। अब ये क्या कहा जाता है? इनको टर्म कहा जाता है। अब टर्म 2 तरीके के हो सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। एक होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब जैसे आपको दिखाई दे रहा है 2 और 3, यानी कि जिनकी वैल्यू फिक्स है, जो चेंज नहीं हो सकती है। जैसे मेरे पास 2 टॉफ़ी है तो 2 ही रहेगी, मेरे पास 3 रोटी है तो 3 ही रहेगी, ये कांस्टेंट हो गया। और मैं कहूँ कि मेरे पास x रुपीज़ है, तो ये पता तो नहीं, x की जगह हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम ये कंफर्म तो नहीं है कि कितने रुपीज़ है। तो यहाँ पर जो x क्या है, ये एक वेरिएबल हो गया। शॉर्टकट में समझ सकते हो, स्मॉल लेटर a से लेकर z तक अगर कोई भी अल्फ़ाबेटिक वर्ड अगर मैथ में लिखा रहेगा तो वो किसको कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है। तो इतना समझ आया कि जो टर्म है वो उसमें कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिखा है 4x + 3। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, इन दोनों को एक प्लस साइन ऐड कर रहा है। तो ये कैसा बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। सॉरी, आपको दिखाई देता होगा, आप दिखाई देगा कि 4x + 3, तो ये कैसा बन गया? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, तो समझ आया? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन चुका है। अगर मैं इसे यहाँ पे इक्वल का साइन देके इसकी कुछ वैल्यू असाइन कर देता, मान लो 2, तो ये क्या बन जाएगा? ये एक इक्वेशन बन जाएगा। इतना आपको समझ में आ चुका है? हाँ जी सर, समझ में आ गया, बहुत आसान था ये। तो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझो यहाँ पर बच्चों। अब हम बात करेंगे एक्सप्रेशन के टाइप्स के रूप में। जो एक्सप्रेशन हमने पीछे देखा था उसके कितने टाइप्स होते हैं। जी हाँ, उसके टाइप होते हैं। ध्यान से समझो, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को किस तरीके से लिंक करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आप कभी भूलोगे नहीं, इसलिए ध्यान से समझो। एक्सप्रेशन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर एक्सप्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके फर्स्ट टाइप होता है मोनोमियल, सेकंड टाइप होता है बाइनोमियल,
थर्ड टाइप होता है ट्राइनोमियल। सर ये क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब बताता हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए बस। देखो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब देखो जब किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म हो, मैंने 2 लिख दिया, सिर्फ मैंने 3 लिख दिया, सिर्फ मैंने 4x लिख दिया, सिर्फ ये एक टर्म हो तो उसे क्या कहा जाता है, मोनोमियल। जब किसी एक्सप्रेशन में 2 टर्म हो, 2x + 5, 3x + 9, तो उसे क्या कहा जाएगा, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में जब किसी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हो तो इसे क्या कहा जाएगा, ट्राइनोमियल कहा जाएगा। समझ आया यहाँ तक? हाँ जी सर समझ में आ चुका है। इसके बाद जितने भी, मान लो 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, उसे हम जनरली क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल। कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल कह सकते हैं। इतना आपने सुना होगा। समझ आया किस प्रकार से हम लिंक करते हुए पढ़ रहे हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या ये है। अब देखो ध्यान से, ये पॉलिनोमियल हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ये एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर दिखाई दे रहा है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो हम 0 मानते हैं। एक मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि अगर आपको कभी किसी भी नंबर की पावर अगर आपको 0 दिखाई दे तो उसे आप 1 पुट कर सकते हो, आपको ये ध्यान रखना है। हाँ जी सर समझ में आ चुका है। अब ध्यान से देखो, एक सेकेंड रुकना है, ये कुछ आपको, हाँ एक सेकेंड बस माफ़ करना, रुकावट के लिए खेद है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझो कि यहाँ पर वेरिएबल की पावर चेंज हो रही है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको कहा जाता है डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या कहा जाता है, डिग्री, इन एनी एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। मान लो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। समझ आया आपको? हाँ जी सर समझ में आ गया है। एक छोटी सी बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि जो टर्म्स होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं टर्म्स होते हैं, मान लो t एक टर्म है, उसको प्लस और माइनस साइन आपस में अलग अलग करते हैं। यानी कि अगर 2 टर्म्स को अगर अलग अलग करना है तो उनके बीच में आपको एक प्लस माइनस साइन हमेशा दिखाई देगा। जब भी 2 टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, डिवाइड का साइन हो, तो वो एक ही पूरा टर्म माना जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। जैसे देखो यहाँ पर 4x लिखा हुआ है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसको हम एक ही टर्म मानेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसके बीच में प्लस का साइन है, तो इनको हम अलग अलग टर्म मानेंगे। कितने टर्म हो गए यहाँ पर, 2 टर्म हो गए। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना इस बात पे। अब देखेंगे एक्सप्रेशन के टाइप्स और देखने वाले हैं। किसके टाइप, एक्सप्रेशन के टाइप। अभी हाँ सर हमने एक्सप्रेशन के टाइप तो देखे ही थे, अब और आप क्या दिखा रहे हो, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन के टाइप्स देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जैसे डिग्री बात करी थी हमने, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन एनी एक्सप्रेशन। तो डिग्री के बेसिस पर अगर हम बात करें, जब डिग्री 1 हो, जब डिग्री 1 हो तो उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं लीनियर। जब डिग्री 2 हो उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। जब डिग्री 3 हो उस एक्सप्रेशन को कहते हैं हम क्यूबिक। समझ आया यहाँ तक? तो यहीं से अपना चैप्टर शुरू हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही अपने चैप्टर का नाम है। यानी कि आपको डिग्री 2 वाला एक एक्सप्रेशन दिखाई देगा। डिग्री 2 वाला जैसे पीछे हमने देखा था, 4x² + 9x + 3। यहाँ पर आप देखोगे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, और साथ में इक्वेशन मतलब इसके इक्वल में कुछ हम वैल्यू असाइन कर देंगे। तो ये क्या बन चुका है, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। आपको उम्मीद है आपको दिखाई देता होगा, 4x² + ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। समझ आया? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से लिंक करके मैंने बताया। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आए तो आप मुझे पूछ सकते, कमेंट बॉक्स में, आपको मैं जवाब दे दूंगा। तो ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 4x², थोड़ा टेढ़ा हो गया लिख दिया मैंने, माफ़ करना। बाकी आगे चलो बात करते। तो अब समझो, सबसे पहले एक टर्म आपने बचपन में कभी पढ़ी होगी, आपको कहीं ध्यान होगा, जिसको कहा जाता था, नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पता है क्या होते हैं पॉलिनोमियल, बताओ? अभी बताया था मैंने बस। यानी कि जब किसी एक्सप्रेशन में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होते हैं, उस एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल कहा जाता है। उसमें हम एक निकालते थे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल का जीरो। इसका मतलब क्या है, जीरो पॉलिनोमियल मतलब, इसी एक्सप्रेशन को ऊपर वाले को यहाँ पे लिखते हैं हम एक बार,
इसका मतलब है यहाँ पर हम x की क्या वैल्यू पुट करें, x की क्या वैल्यू पुट करें ताकि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाए। x की हम यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करें ताकि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 हो जाए, उसे ही क्या कहा जाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यानी इस पूरे पॉलिनोमियल को हमें 0 बना देना है। इसको 0 बनाने के लिए हम यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा उसमें कुछ वैल्यू पुट करेंगे, उसी को क्या कहा जाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, अब तो ये निकालने के लिए आते हैं। जैसे इसमें अगर मैं पूछूँ, मैं यही पूछा गया ना कि x की क्या वैल्यू पुट करें, तो यहाँ पर देखो इसकी डिग्री कितनी है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, 2 है। इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, 2 है। तो इस शॉर्टकट को आप ध्यान रख लो, अगर डिग्री 2 है तो इसमें कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। 2 जीरो मतलब यहाँ पर 2x की वैल्यू होगी जिसपे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता होगा। यानी कि 2x की वैल्यू होगी जिसपे पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता होगा। अगर मान लो डिग्री 3 होती है तो कितने x की वैल्यू पर बनेगा, ये 3x की कोई वैल्यू होगी जिसपे ही पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। तो इतना समझ में आ चुका है कि जो ये एक्सप्रेशन है इसके 2 जीरो होंगे। एक को हम मान लेते हैं अल्फ़ा, एक को मान लेते हैं बीटा। ये एक जीरो होगा, ये एक जीरो होगा। इस जीरो को जैसे ही हम x की जगह रखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है, 0 बन जाएगा। और उसी को क्या कहा जाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, अब सर इसको निकालेंगे कैसे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, तो इसीलिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपने सुना होगा, हमारे गुरुधराचार्य जी ने निकाला था। स्पेलिंग अगर गलत हो तो माफ़ कीजिएगा। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या बताता है, वो हमें हेल्प करेगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए। इसको जीरोस को और क्या कहा जाता है, रूट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन, जीरो ऑफ इक्वेशन का मतलब सिर्फ यही है, x की वो वैल्यू जिसको उस एक्सप्रेशन में पुट करने से पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाए। समझ आया। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। तो ये क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर जो d है वो क्या है, b स्क्वेयर माइनस 4ac। सर आप ये b स्क्वेयर क्या लिख रहे हो, पहले तो मैं कुछ बताया नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ बस बच्चा। मान लेते हैं, देखो एक बात आप यहाँ पे नोटिस करो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में हमें दिखाई देती है। दिखाई दिया, यहाँ पर जैसे देखो x, यहाँ पर c मतलब कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, यहाँ पर है x स्क्वेयर, a की वैल्यू कितनी यहाँ पर 4 है, इसी फॉर्म में दिखाई देती है। तो यहाँ पर a की वैल्यू a ये रहा, b ये रहा, c ये रहा, a ये रहा। तो जस्ट आपको इनकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करना है और यहाँ से आपको इसके जीरोस निकल के आ जाएंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d क्या होता है, b स्क्वेयर माइनस 4ac। d को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है d निकालना। आगे हम जब एक और टॉपिक आएगा उसमें d की बहुत वैल्यू होती है। समझ आया कि किस तरीके से हमने लिंक कर करके बताया आपको किस तरीके से आप किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकाल सकते हैं। और इसमें चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक का भी निकालना सीख रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक का जीरो निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। चलिए करते हैं इस फॉर्मूले का यूज़। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपका काम है कि आप तीनों के जीरोज़ निकालिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। मैं आपको टाइम देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहले निकालो। मैं जो कह रहा हूँ आप करो, क्योंकि अगर जब तक मेरे साथ लग कर आप काम नहीं करोगे तब तक आपका सुधार नहीं होगी मैथ में। और मैथ इज़ जस्ट ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चंस पढ़ के, थ्योरी पढ़ के आपके नंबर नहीं आने वाले। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएगा। चलिए निकालिए, मैं आपका इंतज़ार करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने निकाल लिया होगा। अगर आपने निकाला है तो बहुत बढ़िया, आप पॉज करके वेरी गुड। जिन्होंने नहीं निकाला पॉज करो, निकालो, तभी आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे मतलब सिलेक्शन की बात है भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। समझो यहाँ पर सबसे पहले 3 इक्वेशन दे रखी है। इसका सबसे पहले आप फॉर्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। जब भी आप मैथ को करने का तरीका है, जब आप कर रहे हो तब तक आप फॉर्मूला लिखो। जब भी आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हो उसमें जितने फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, मान लो 3 बार हो रहे हो तो आप 3 बार लिखो। इससे दूसरा होगा आपका रिवाइज हो जाएगा, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा और आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। एक साथ 3 काम होने वाले हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन को हमेशा विदाउट कैलकुलेटर करो। आगे बात करते हैं, ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। लेट्स यूज़ दिस फॉर्मूला। -b, यहाँ पर b क्या है, 5 है, 5 पुट करो। इसके आगे माइनस पहले से लगा हुआ है, प्लस माइनस d कैसे निकालते हैं, d बताओ क्या होता है, d की वैल्यू पीछे पड़ी थी, b स्क्वेयर माइनस 4ac। बस पुट कर दो d की वैल्यू यहाँ पर 2। a क्या है यहाँ पर, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है।
ठीक है, आगे सेम टू सेम है, साथ साथ करते जाएंगे। -4 है, इधर ही माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा। सेम यहीं पर b² - 4ac पुट करो। a क्या है यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर देखो x = -b, देखो प्लस माइनस माइनस 2 माइनस का 2 प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2 × 1। आगे यहाँ पर सबसे पहले समझो, अब -5 प्लस माइनस b यहाँ पर क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 4 × 1 a1 है इंटू c6 4 6 = 24। आगे यहाँ पर बाय में 2। देखो अगला क्या है यहाँ पर x बराबर 4 प्लस माइनस b यहाँ पर क्या है 4 है, -4 का स्क्वायर क्या होता है प्लस का 16 -4 मल्टीप्लाई a क्या है 1 है, c कितना माइनस c है, साइन के साथ पुट करना है। c कितना है बताओ, c कितना है, बिल्कुल सही बात है, c क्या है प्लस का 4 है। यहाँ पर देखो ध्यान, प्लस का 4 है तो ये पुट कर दिया, फिर आपको कचर मचर दिखाई देता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 2 4 प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो 4 4 = 16 16 माइनस 16 आ गया यहाँ पर अपॉन 2। अब इधर देखो इसको भी निकालो फटाफट जल्दी से। माइनस अगर आपका ठीक आ रहा है मेरे जैसा, अगर मैंने कोई गलती कर दी है तो समझो मैं तुम्हें परीक्षा ले रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। वेरी गुड, आपने अगर अच्छे से निकाल लिया तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट। माइनस प्लस माइनस 25 में से 24 गया, 1 बचा, 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है, बाय में 2, ये तो 0 हो गया, तो 4 बाय में 2 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया -2 प्लस माइनस, ये तो माइनस में आ रहा है -16, और रूट के अंदर -16 यानी कि महापाप। रूट के अंदर जब भी -16 आ रहा है यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर समझ सकते हो, रूट के अंदर -16 आती है, हम किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं, तो ये तो इसके तो रूट मतलब कि कॉम्प्लेक्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। अब बात करते हैं, रुको यहाँ पर देखो क्या आया 2 आ गया, यहाँ पर क्या आया -5 + 1/2, यहाँ पर माइनस भी है ना, -5 - 1/2, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर एक रूट आ गया -2 आ गया, और दूसरा रूट क्या आ गया -3 आ गया। इसके 2 रूट्स आए, इसके आपको एक दिखाई दे रही है और आपको इसका एक भी नहीं दिखाई दे रहा। कुछ आपको गड़बड़ दिखाई दे रही है इसके अंदर, इन तीनों क्वेश्चन में कुछ आपको गड़बड़ दिखाई दे रही है। हाँ जी सर, यहाँ पर देखो जब हमने इसका d निकाला तो d यहाँ पर >0 आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। इसका जब d निकाला तो 0 आ रहा है, इसका d क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और इसका d क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, <0। तो यहीं से अपने नेचर ऑफ रूट्स की सीढ़ी चालू होती है। आगे बात करते हैं, एक बार यहीं से शुरू करते हैं नेचर ऑफ रूट। जैसे आपको पता है d को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है b² - 4ac। अब d देखो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा 3 तरीके से बिहेव कर रहा है। पहला बिहेव कर रहा है जब d पॉजिटिव आ जा रहा है, दूसरे बिहेवियर में d 0 आ जा रहा है, और तीसरे बिहेवियर में d <0 आ जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, जब d पॉजिटिव आया था लास्ट क्वेश्चन में अगर बात करें तो यहाँ पर 2 रूट्स अपने आए थे, -2 -3 आए थे। जब d 0 आया था तो एक ही रूट हमें दिखाई दे रहा था 2, और जब d < आया था तो वहाँ पे अभी हमने रूट निकाले नहीं थे, हमने क्या कह दिया था इमेजिनरी। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी d पॉजिटिव 0 से बड़ा हो तो रियल रूट्स निकलेंगे। कैसे रूट्स निकलेंगे, रियल रूट्स निकलने वाले हैं, ठीक है। रियल रूट्स एंड और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग दिखाई देंगे आपको, -2 अलग है, -3 अलग है। जब भी d 0 के इक्वल हो तब इक्वल रूट्स दिखाई देंगे, यानी कि एक ही रूट आएगा, जैसे 2 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, और दोनों क्या होंगे, दूसरा भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इक्वल रूट्स होंगे एंड सेम होने वाले हैं। ये भी कैसे रूट्स आएंगे, रियल ही आएंगे। दूसरा, जब d <0 आ जाए, 0 से कम आए, तब जो रूट्स कैसे आते हैं, इमेजिनरी रूट्स आते हैं, यानी कि जिसको इमेजिन करते हैं। और इसी d <0 से ही अपने नए चैप्टर की शुरुआत होती है, जिसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर, इसी को कहते हैं। तो जो d <0 से क्या आता है, कम्प्लेक्स नंबर। इसके बारे में हम कम्प्लेक्स नंबर नाम के चैप्टर में बात करेंगे, या अभी थोड़ी देर बाद, जब लेक्चर के थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। अभी इसको यहीं पर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो समझ आया कि जब भी d = 0 आए तो अपने दोनों रूट्स अल्फ़ा और बीटा बराबर हो जाएंगे। इसमें अल्फ़ा और बीटा अलग अलग होंगे लेकिन रियल आएंगे।
इसमें अल्फ़ा और बीटा क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, इमेजिनरी आएंगी। इसके बारे में हम नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे, अभी यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले समझो रियल में दो केसेस आते हैं, डी 0 से बड़ा है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर अगर डी परफेक्ट स्क्वायर आता है, परफेक्ट स्क्वायर पता ही होगा क्या होता है, नहीं पता तो मैं अभी आपको बता देता हूँ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, और डी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, PS ना हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 36 है, 36 को कैसे लिख सकते हैं, 6 × 6 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर डी अपना परफेक्ट स्क्वायर आए, डी अपना परफेक्ट स्क्वायर आए तो रूट्स कैसे आएंगे, रैशनल आएंगे। डी जब अपना परफेक्ट स्क्वायर आए तो रूट्स कैसे आएंगे, रैशनल आएंगे। देखो दोबारा बता रहा हूँ मैं कि मान लो अपना जो ए था, बी है, सी है, ए बी सी, कौन कौन सा ए बी सी मान लेते हैं, यहाँ पे कोई हिपोथेटिकल इक्वेशन मान लेते हैं। एक सेकेंड रुकिए, ax² + bx + c, इसमें जो a b और c है, अगर आपको इक्वेशन दिखाई दी, अगर वो भी रैशनल नंबर है, क्यों मतलब रैशनल नंबर है, तो रूट्स भी क्या आएंगे, रैशनल आएंगे। और जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो रूट्स कैसे आएंगे, इर्रेशनल रूट्स आएंगे, इर्रेशनल रूट्स आएंगे। और क्या होंगे वो, एग्जिस्ट इन पेयर, जोड़ों में आएंगे। कैसे, मान लेते हैं अगर एक रूट p + √q आया तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, p - √q। ध्यान रखना है कि जब भी d परफेक्ट स्क्वायर ना हो, d परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तब जो रूट्स आएंगे कैसे होंगे, वो इर्रेशनल रूट्स होंगे, इर्रेशनल रूट्स होंगे, और जो पेयर में एग्जिस्ट करने वाले हैं। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रूट्स कैसे आएंगे, रैशनल आएंगे। रैशनल नंबर पता है ना क्या होता है, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को रैशनल नंबर कहते हैं। समझ आया कि यानी कि ABC रैशनल का मतलब ABC कुछ भी हो सकता है, 2 हो जाए, 2/3 हो जाए, 4 हो जाए, 4/3 हो जाती है रैशनल। अगर ABC कुछ भी हो गया, दोनों के केस में, दोनों के केस में ABC ये अगर रैशनल नंबर आया तो रूट्स कैसे आएंगे, रैशनल आएंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो इरेशनल रूट्स आएंगे, और इरेशनल रूट्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब अगर आपको एक रूट पता चल गया तो दूसरा रूट अपने आप पता चल जाएगा। समझ आया, बिल्कुल सर समझ में आ चुका है। एक स्पेशल केस होता है कि जब A B C दोनों इंटीजर हो, रैशनल ना हो, इंटीजर हो। रैशनल का मतलब क्या होता है, बाय की फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीजर मतलब 1 - 1 - 2 2 3, जिनको बाय की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। तब जो रूट्स भी क्या आएंगे, ABC इंटीजर हो और D परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स भी कैसे आएंगे, इंटीजर में आएंगे। ध्यान देना है आपको, कैसे आएंगे, इंटीजर में आएंगे। एक क्वेश्चन से मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ, 2x² + 7x + 3 = 0। इसके रूट्स निकालिए फटाफट, वीडियो को पॉज करें और निकालिए। जब मैं निकालता हूँ आपके साथ साथ देखो, -7 + -b² कितना होता है, 49 माइनस का 4ac, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 अपॉन में 2a, यानी कि 2 × 2 = 4, -7 + -49 में से 24 गया, 25 बचा, 2 × 2 = 4, -7 + ये 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है, बाय में 4, -7 + 5 बाय में 4, -7 - 5 बाय में 4। देखो प्लस लिखा तो एक बार प्लस डाल के लिखो, माइनस लिखा एक बार माइनस डाल के लिखो। माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 5 क्या, 2 बड़े वाले क्या गया साइन, माइनस का माइनस आ गया, 12 -12/4 काटा, -1/2 और यहाँ से आ गया -3। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो -1/2 क्या आया है, इसका एक रूट क्या है, -1/2, और एक रूट क्या है, क्या आया, -3 आया। यहाँ पर आपको रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके अगर आप कोफिशिएंट देखोगे, इसके अगर आप कोफिशिएंट देखोगे तो ये कोफिशिएंट कैसे है, रैशनल नंबर ही है। रैशनल नंबर मतलब 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। तो ये कोफिशिएंट भी रैशनल नंबर है, तो रूट्स भी कैसे आ चुके हैं, यहाँ पर रैशनल आ चुके हैं, -1/2 एंड -3। तो इस टाइप से आपको समझना है। ये सब जो छोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, ये आपको मतलब कि बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में हल्का फुल्का हेल्प कर सकती है। हल्का फुल्का नहीं, मतलब कि बहुत हेल्प करेगी। इनके बिना आप क्वेश्चन मान लो कोई अटक जाओ तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर सबसे पहले समझो, हम रूट्स के बारे में बात कर रहे थे, कैसे कैसे। एक बार मैं आपको समरी में लास्ट में दे दूंगा, तो आप लास्ट में देख लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो रूट्स, अब मान लेते हैं कोई हम इक्वेशन लिखते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ
ये मैंने क्वाड्रेटिक की एक जनरल इक्वेशन लिख दी है। तो इसके रूट्स बताइए कौन कौन से आएंगे। एक अल्फ़ा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा। तो कई बार ऐसे आपको पढ़ा भी होगा आपने कि जब आप दोनों रूट्स को प्लस करोगे, चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए, इसी बात पर एक क्वेश्चन करके दिखाइए। सर कितना क्वेश्चन करवाते हो, मेरा मन करता है करवाने का, इसलिए करो एक बार फटाफट एक क्वेश्चन करके दिखाइए कि x² माइनस 5x प्लस 6, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करो फटाफट जल्दी, अभी करो, साथ साथ करोगे तभी मजा आएगा। कॉन्सेप्ट को मैं कैसे लिंक करके पढ़ा रहा हूँ, फटाफट अभी करो। थोड़ी हिल गया था थोड़ा, फटाफट करो जल्दी। हाँ, तो आपने, मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो चलिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला से इसको सॉल्व करके देखते हैं। माइनस बी, यानी कि बी क्या गया, पहले से माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 प्लस माइनस रूट डी होता है, तो डी को क्या b² माइनस 4ac लिख सकते हैं। तो -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई a कितना है 1 है, c कितना है 6 है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 a 1 है यहाँ पर, 5 प्लस माइनस 25 माइनस 6 4 24। ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको करवा रखा है अभी फिलहाल। 5 प्लस माइनस यहाँ पे 1 आ गया, 25 में 24 का एक का रूट क्या होता है 1 होता है, बाई में 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक बार प्लस के साथ ले लो साइन, और एक बार माइनस के साथ ले लो। 5 प्लस 1/2 कितना हो गया 6/2, 4/2 काटा, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से काटा 2 आ गया। तो इसके दो रूट्स क्या आ चुके हैं 3,2 आ गए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3,2। तो इसके मान लेते हैं इस इक्वेशन के दो रूट्स क्या आ चुके हैं 3,2। अब सबसे पहले एक बात बताइए, इन दोनों रूट्स को प्लस करना, 3 + 2 कितना आया 5 आया। ये जो दोनों रूट्स आए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, 3 2 क्या आया 6 आया। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कि जब भी हम दो रूट्स को प्लस कर रहे हैं तो वो b के बराबर आ रहा है, और जब दो रूट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो c के बराबर आ रहा है, अगर ये 1 हो तो यहीं से एक फॉर्मूला जो टीचर्स करवाते हैं सम ऑफ रूट्स का, यानी कि जब दोनों रूट्स को हम प्लस करते हैं दैट इज इक्वल टू -b/a। जब दोनों रूट्स का हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा दैट इज इक्वल टू c/a। और एक और आता है इसके अंदर दैट इज डिफरेंस ऑफ रूट्स, वो होता है -α माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू √d/a। यहाँ पर d क्या है, वो डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। तो ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, आपको उम्मीद है ये ध्यान होगा, ये बहुत आसान होते हैं फॉर्मूले, नहीं है तो ध्यान रखिए इनसे ही। तो ये क्या हेल्प करते हैं, देखो यहाँ पर a इस कंडीशन में 1 था, इसलिए यहाँ पर माइनस यहाँ पे आ गया, यहाँ पर देखो 1 था, समझ आया, इसलिए यहाँ पर देखो 6 आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा है, यानी कि a से डिवाइड करो ऐसे आ जाएगा। तो लाइव प्रूफ आपको करके दिखा दिया किस तरीके से ये फॉर्मूले बनते हैं। तो ये क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया है। ओके, अब समझो यहाँ पर बात को, हमने कहाँ से क्या क्या लिंक करके पढ़ाया था, आपको किस तरीके से बताया था, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कंप्लीटली। देखो सबसे पहले हमने शुरू किया था एक्सप्रेशन से, 2 + 2 वाले एक्सप्रेशन से हम टर्म्स पर गए, टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने एक्सप्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मोनोमियल वाला, बाइनोमियल वाला, ट्राइनोमियल वाला, दिखाई दे रहा है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। उसके बाद हमने लीनियर, यहाँ पर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ऐसे हमने बांटा था। क्वाड्रेटिक से हमने देखा कि क्वाड्रेटिक्स इस फॉर्म में होती है, इसके 2 रूट्स होते हैं अल्फ़ा और बीटा। यहाँ पर हमने देखा श्रीधराचार्य फॉर्मूला रूट्स निकालने के लिए, अल्फ़ा बराबर, ये अल्फ़ा बीटा बराबर क्या आ जाएगा -b प्लस माइनस √d/2a। यहाँ पर d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, b² माइनस 4ac। अगर ये d बड़ा हो गया, d इक्वल हो गया, d लेस देन हो गया, बड़ा हो गया, तो ये रियल रूट्स आएगा, इक्वल रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने बात करी थी। उसके बाद देखा कि सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स, ये देखा था -b/a, c/a, √d/a। तो देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ आज की क्लास के अंदर कि आप जब भी मेरे लेक्चर्स को करो उसके बाद एक पेज लो और इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बनाओ, जितना आपने पढ़ा है, जितना आपको याद हुआ है, 101% गारंटी दे रहा हूँ, जीवन में आप कभी कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे जब आप इस तरीके से रिवाइज करोगे। जब भी लेक्चर देखने के बाद आपको लगता हो कि बहुत आसान लेक्चर है, तब भी आपको ये करना है।
तो यहाँ पर हमने, आपको लगता होगा कि हमने थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हमने बात करी है, लेकिन हमने बोल सकते हैं एक मेजर पोर्शन नेचर ऑफ फ्रूट्स, जो डी वाला था ना, इसको नेचर ऑफ फ्रूट्स आपने पढ़ा होगा, कहते हैं ये सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ये हमने एक मेजर पोर्शन कवर कर लिया है अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। कल के लेक्चर्स के अंदर हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, कुछ सिमेट्रिक इक्वेशन, ये सब हम देखने वाले हैं। तो आज की आपको प्रैक्टिस शीट आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। और आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गारंटी दे रहा हूँ, जितना करवा रहा हूँ जनवरी से पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस मुझ पर भरोसा करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अभी लेक्चर में आपको कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। संडे के दिन वीकली सेशन होगा, जहाँ पर दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस ग्रुप में होती है। मैं आपको ग्रुप में भेजता ही हूँ, आप सब कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी नहीं होगी। पहले मैं आपका कंसेप्ट बिल्ड करना चाहता हूँ हर पहले लेक्चर में, इसलिए पहला लेक्चर थोड़ा छोटा रहता है। तो चलिए, धन्यवाद आज की वीडियो के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।